तांत्रिक ने मुंहबोली बहन व जीजा को क्यों मारा? रहस्यमयी कहानी। रविंद्र और उसकी पत्नी संगम तांत्रिक अजीज के मुरीद थे। तांत्रिक संगम को बहन मानता था और इस नाते रविंद्र को जीजा कहता था। लेकिन फिर एक दिन तांत्रिक अजीज ने मुंहबोली बहन के साथ जीजा की हत्या कर डाली। इसके पीछे की जो रहस्यमयी कहानी है वह हैरान कर देने वाली है। आखिर तांत्रिक अजीज ने ऐसा कदम क्यों उठाया, यह जानकर पुलिस भी चकित रह गई। तो देखिए यह पूरी कहानी। 8 मार्च 2019 को सुबह के यही कोई 9 बजे थे। गोरखपुर के थाना सहजनवा के एसओ.के सिंह को गणेश नाम के एक युवक ने फोन पर सूचना दी कि भक्सा गांव के बाहर एक खेत में एक पुरुष और एक महिला की लाशें पड़ी हैं। किसी ने उनकी गला रेत कर हत्या की है। उस समय एसओ साहब अपने सरकारी क्वार्टर में थे जो थाना परिसर में ही था। एसओ साहब तुरंत थाने पहुंचे और पुलिस टीम के साथ उसी समय भक्सा गांव के लिए निकल गए। यह गांव थाने से लगभग 10 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में था, इसलिए वहां पहुंचने में पुलिस को 15 से 20 मिनट लगे। जहां लाशें पड़ी थीं, वहां भारी संख्या में तमाशबीन जमा थे। पुलिस के पहुंचते ही वे सब इधर उधर हो गए। वहां पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक आदमी की, दूसरी औरत की। दोनों लाशों के बीच 200 मीटर का अंतर था। दोनों की ही हत्या किसी धारदार हथियार से गला काट कर की गई थी। घटनास्थल का मुआयना करके एसओ.के सिंह ने उच्चाधिकारियों को फोन करके सूचना दे दी। कुछ ही देर में एएसपी साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव और एएसपी सिटी विनय कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहां पर एक सर्जिकल ब्लेड और एक जोड़ी ग्लव्स मिले। इस आधार पर पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्यारे शायद मेडिकल पेशे से जुड़े रहे होंगे या फिर उनमें से कोई ऐसा होगा जिसे मेडिकल के सामान की बखूबी जानकारी हो। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से लाशों के बारे में शिनाख्त करानी चाहिए, लेकिन कोई भी उन्हें नहीं पहचान सका। स्थानीय लोगों से पता चला कि रात में एक एम्बुलेंस गांव के बाहर खड़ी देखी गई थी। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि घटना में कम से कम 5-6 लोग शामिल रहे होंगे, क्योंकि मृतकों की कद काठी के हिसाब से वे दोनों 4-5 लोगों के कब्जे में आने वाले नहीं थे। परिस्थितियों को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि मृतक शायद पति पत्नी होंगे। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई कर दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गुलरिहा भिजवा दी। फिर भक्सा के चौकीदार राम समूह की तरफ से अज्ञात हत्यारों के खिलाफ भादमवी की धारा 302, 201, 120B के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के सामने पहली समस्या मृतकों की शिनाख्त की थी। शिनाख्त हो जाने के बाद ही हत्यारों तक पहुंचा जा सकता था। उधर घटनास्थल पर जुटे अनेक लोगों ने अपने अपने मोबाइल फोन में घटनास्थल पर पड़ी लाशों के फोटो खींच लिए थे। उन्होंने वह फोटो व्हाट्सएप पर वायरल करने शुरू कर दिए। अगले दिन 9 मार्च को वह फोटो वायरल होते होते खोरबार थाने के मोहल्ली सुधरपुर के रहने वाले वीरेंद्र निषाद के मोबाइल पर भी पहुंचे। फोटो देखकर वीरेंद्र बुरी तरह चौंका, क्योंकि वह फोटो उसके भाई रविंद्र निषाद और भाभी संगम देवी के थे। भाई 7 मार्च को रोजाना की तरह घर से अपने काम पर निकला था और भाभी उसी दिन शाम को घर से दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी। फोटो देखकर वीरेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। 9 मार्च के अखबारों में फोटो सहित 2 अज्ञात लाशें मिलने की खबर छपी। वह खबर किसी ने वीरेंद्र को दिखाई। इससे उसे यह जानकारी मिल गई कि भाई और भाभी की लाशें जिस जगह मिली हैं वह इलाका थाना सहजनावा के अंतर्गत आता है, जो उसके गांव से काफी दूर था। इसलिए गांव के कुछ लोगों के साथ वह थाना सहजनावा की तरफ चल दिया। वह सभी मोटरसाइकिलों पर सवार थे। वीरेंद्र थाने पहुंचकर एसओ.के सिंह से मिला और अखबार में छपी खबर और व्हाट्सएप के फोटो दिखाते हुए कहा कि मृतक उसके भाई रविंद्र निषाद और भाभी संगम देवी हैं। यह कहते कहते वीरेंद्र रोने लगा। लाशों की शिनाख्त होने के बाद एसओ ने राहत की सांस ली। वीरेंद्र ने एसओ.के सिंह को बताया कि रविंद्र ठेकेदार था। वह ठेके पर प्लम्बिंग का बड़ा काम करता था। फिलवक्त उसका काम सहजनवा के गांव सरैया में चल रहा था। घर से वह बुलेट मोटरसाइकिल लेकर निकला था। वह अपने पास 2 मोबाइल रखता था, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से न तो बुलेट मिली थी और न कोई मोबाइल। इसका मतलब यह था कि हत्यारे साक्ष्य मिटाने के लिए उसका मोबाइल और मोटरसाइकिल अपने साथ ले गए थे।
पुलिस ने वीरेंद्र से दोनों की हत्या की वजह पूछी तो उसने आशंका जताई कि कूड़ा घाट की रहने वाली सरिता से रविंद्र की जमीन के सौदे के लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि रुपए हड़पने के लिए सरिता ने भाई और भाभी की हत्या करवा दी हो। पुलिस ने वीरेंद्र के बयान को आधार बनाकर जांच की दिशा इसी ओर मोड़ दी। पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। तभी 9 मार्च को दोपहर के वक्त एसओ के सिंह के मोबाइल पर एक मुखबिर की कॉल आई। मुखबिर ने बताया कि पीपीगंज थाना क्षेत्र के जरहद गांव के बाहर 2 दिनों से एक लावारिस बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी है। मुखबिर की सूचना पर सहजनवा पुलिस जरहद गांव पहुंच गई और उस बुलेट को थाना सहजनवा ले आई। बुलेट वीरेंद्र को दिखाई तो उसने बाइक पहचान ली। बुलेट उसके भाई रविंद्र की ही थी। इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी काफी उलझी हुई थी। पहली बात तो यह कि मृतक गोरखपुर के थाना खोराबार के मोहल्ली सुधरपुर के रहने वाले थे, जबकि उनकी हत्या सहजहनवा थाने के भक्सा गांव में हुई थी। तीसरे मृतक की बुलेट मोटरसाइकिल मिली पीपीगंज थाने के जरहद गांव में। इस तरह यह घटना 3 थानों से जुड़ गई थी। घटना के फैले हुए तथ्यों से लग रहा था कि हत्यारा बहुत चालाक और शातिर किस्म का है, क्योंकि उसने पुलिस को इस तरह उलझा दिया था कि हत्या की कोई कड़ी नजर नहीं आ रही थी। एक बात यह भी थी कि हत्यारे या हत्यारों को वहां के भौगोलिक परिवेश की अच्छी जानकारी थी। दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए एसएसपी डा सुनील गुप्ता ने 3 टीमें बनाईं। तीनों टीमों के साथ मीटिंग करके उन्होंने कुछ दिशा निर्देश भी दिए। तीनों टीमें अपने अपने काम में जुट गईं। इसी क्रम में पुलिस ने कई संदिग्ध लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश दी। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन हथियारों का कोई सुराग नहीं मिला। वीरेंद्र ने जिस महिला सरिता पर शक जताया था, पुलिस ने उसे भी हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सरिता दोहरे मर्डर में कहीं से दोषी नजर नहीं आई तो पुलिस ने उसे भी पूछताछ के बाद कुछ हिदायत देकर छोड़ दिया। हफ्ता भर बीत जाने के बाद भी पुलिस जहां से चली थी वहीं खड़ी नजर आ रही थी। पुलिस ने एक बार फिर से मौके पर जाकर क्राइम सीन को समझने की कोशिश की, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ से पुलिस को कुछ सफलता हाथ लगी। पता चला कि घटना वाली रात 10 साढ़े 10 बजे गांव के बाहर जो 4 व्हीलर खड़ा हुआ था वह एम्बुलेंस नहीं बल्कि लाल रंग की एक मारुति कार थी। उस कार में 4-5 लोग देखे गए थे। कार आधे घंटे के बाद वापस चली गई थी। उसके बाद क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। इस बीच पुलिस ने मृतक रविंद्र निषाद और उसकी पत्नी संगम देवी के फोन नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाकर अध्ययन किया। पता चला कि घटना वाले दिन सुबह 11 बजे के आसपास रविंद्र के मोबाइल पर एक कॉल आई थी। उसी नंबर से शाम करीब 4 बजे फिर कॉल की गई थी। फिर 7:30 बजे रविंद्र और संगम देवी का मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ हो गए थे। संगम देवी के फोन की कॉल डिटेल्स से पता चला कि शाम करीब 4:30 बजे उसके फोन पर रविंद्र निषाद की कॉल आई थी। दोनों के बीच करीब 5 मिनट बातचीत भी हुई थी। फिर 7 बजे दोनों की लोकेशन पीपीगंज इलाके में मिली। कॉल डिटेल्स के अध्ययन से यह बात साफ हो गई थी कि 7 बजे के करीब रविंद्र और संगम दोनों एक साथ पीपीगंज के किसी एक स्थान पर मौजूद थे। उसके बाद दोनों के मोबाइल फोन एक साथ स्विच्ड ऑफ हो गए। मतलब साफ था दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वह 7 साढ़े 7 बजे के बीच में ही हुआ था। हथियारों की सुरागरसी के लिए पुलिस ने चारों ओर मुखबिरों का जाल फैला दिया था। जिस मोबाइल नंबर से रविंद्र निषाद के फोन पर आखिरी बार कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर का पता लगा लिया था। वह नंबर अजीज के नाम से लिया गया था। अजीज गोरखपुर के चिलवाताल थाना क्षेत्र के काजीपुर डोहरिया का रहने वाला था। इतने सुराग का मिल जाना पुलिस के लिए काफी था। 15 मार्च 2019 को सुराग मिलते ही पुलिस काजीपुर डोहरिया में अजीज के घर पहुंच गई। संयोग से अजीज घर पर ही मिल गया। पुलिस को देखकर अजीज का पसीना छूटने लगा। उससे पूछताछ करने पर पता चला कि वह एक तांत्रिक है और घर पर ही झाड़ फूंक का काम करता है। अजीत को हिरासत में लेकर पुलिस लौट आई। उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो 2 मिनट में ही उसने घुटने टेक दिए। अपना जुर्म कबूल करते हुए उसने बताया कि उसने उन दोनों की हत्या अपने छोटे भाई नफीस और दोस्त गुलाम सरवर के साथ मिलकर की थी।
घटना के बाद से नफीस फरार है, जबकि गुलाम सरवर सहजनवा के कालेसर गांव में छिपा है। अजीज की निशानदेही पर पुलिस ने गुलाम सरवर को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही उसकी नजर पुलिस की जीप में बैठे अजीज पर पड़ी तो वह समझ गया कि पुलिस को सब कुछ पता चल गया है। थाने में पुलिस ने गुलाम सरवर से भी सख्ती से पूछताछ की। सरवर ने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी घटना सिलसिलेवार बता दी। पुलिसिया पूछताछ में दोहरे हत्याकांड के पीछे विश्वासघात और रुपए हड़पने की कहानी सामने आई। कभी जीजा कहने वाले तांत्रिक अजीज ने अपनी ही मुंहबोली बहन को विधवा बना दिया। बहुचर्चित रविंद्र निषाद और संगम देवी हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली थी। 16 मार्च 2019 को एसएसपी डा सुनील गुप्ता ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करके पत्रकारों के सामने दोहरे हत्याकांड का सिलसिलेवार तरीके से खुलासा किया। इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई इस प्रकार निकली। 35 वर्षीय रविंद्र निषाद उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के मोहल्ली सुधरपुर का रहने वाला था। रविंद्र अपने बड़े भाई वीरेंद्र के साथ एक ही मकान में संयुक्त रूप से रहता था। दोनों भाइयों में गजब का आपसी मेलजोल था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में बराबर खड़े रहते थे। रविंद्र ठेकेदार था। वह दूर दूर तक प्लम्बिंग का ठेका लेता था। ठेकेदारी के काम से उसने खूब पैसा कमाया। उसने अपना आलीशान मकान बनवाया। बच्चों के सुख सुविधा की सारी भौतिक वस्तुओं का प्रबंध किया। अपने दोनों बेटों आदित्य और अभय को अच्छे स्कूल में दाखिल कराया। उनकी शिक्षा पर वह खूब पैसा खर्च कर रहा था। इस बीच रविंद्र ने कूड़ा घाट की रहने वाली सरिता से इसी इलाके में एक बड़ा प्लॉट खरीदा। उसने जो प्लॉट खरीदा था बाद में पता चला कि वह विवादित है। सरिता ने वही प्लॉट एक और व्यक्ति को भी बेच दिया था। रविंद्र को जब इस सच्चाई का पता चला तो उसे अपने साथ हुए धोखे का एहसास हुआ। रविंद्र समझदार इंसान था। उसने बड़ी ही सूझबूझ से काम लिया और सरिता से अपना पैसा लौटाने का आग्रह किया, लेकिन सरिता की नीयत बिगड़ चुकी थी। उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। बात लाखों रुपए की थी। रविंद्र यूं ही अपना पैसा आसानी से नहीं जाने देना चाहता था। जब उसने देखा कि बात आसानी से नहीं बनेगी तो उसने अदालत का सहारा लिया। रविंद्र की पत्नी संगम का मायका कुशीनगर में था। जिस गांव में उसका मायका था उसी गांव में तांत्रिक अजीज का भी पुश्तैनी मकान था। वह संगम को अच्छी तरह जानता पहचानता था। अजीज संगम को बहन कहता था। अजीज का गोरखपुर के चिल्लुआताल के काजीपुर डोहरिया में भी मकान था। अजीज अपने परिवार के साथ अधिकतर काजीपुर डोहरिया में ही रहता था। पुलिस के अनुसार काफी पहले आरोपी अजीज की जिंदगी बड़ी तंगहाली से गुजरी थी। तब वह तंत्र मंत्र नहीं जानता था, बल्कि मेहनतकश इंसान था। बात करीब 8 साल पहले की है। अजीज हैदराबाद में पेंट पॉलिश का काम करता था। पेंट पॉलिश के काम से इतनी कमाई नहीं होती थी जितनी उसकी ख्वाहिश थी, इसलिए उसने वह काम छोड़ दिया। जहां अजीज किराए के कमरे में रहता था उसी के पड़ोस में एक झाड़ फूंक करने वाला आदमी रहता था। अजीज देखता था कि वह बिना मेहनत किए झाड़ फूंक से रोज हजारों रुपए कमा लेता है। अजीज के दिमाग में यह बात घर कर गई कि वह भी तंत्र विद्या सीखेगा। फिर क्या था, उसने चतुराई से उस व्यक्ति को अपना गुरु बना लिया और उससे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए तथाकथित तंत्र विद्या सीख ली। तंत्र मंत्र का पाखंड सीखने के बाद वह हैदराबाद से गोरखपुर आकर यही काम करने लगा। सन 2014 से वह झाड़ फूंक करके लोगों को ठग रहा था। उसकी ढंग की दुकान चल निकली। उसके पास दूर दराज से भी बड़ी संख्या में लोग आते थे। रविंद्र की ससुराल से अजीज का पुराना संपर्क था। रविंद्र के शरीर पर सफेद दाग हो गए थे। ससुराल के लोगों के कहने पर इलाज के लिए वह अजीज से डोहरियां जाकर मिला। अजीज के झाड़ फूंक करने पर रविंद्र के सफेद दागों में थोड़ा फायदा होने लगा। यह देखकर रविंद्र खुश हो गया और अजीज का मुरीद बन गया। इसके बाद से रविंद्र और उसके परिवार के लोगों का उसके पास आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। अजीज रविंद्र को संगम की वजह से जीजा कहता था। घर आने जाने से तांत्रिक अजीज रविंद्र के घर के कोने कोने से वाकिफ था। वह यह भी जानता था कि रविंद्र मालदार पार्टी है। रविंद्र उसका मुरीद है। यह बात तांत्रिक अजीज भली भांति जानता था। उसने सोचा क्यों न इस संबंध का लाभ उठाया जाए। संयोग की बात यह थी कि रविंद्र के पास 5 लाख रुपए घर में रखे थे।
यह रकम उसने जमीन खरीदने के लिए रखी थी। अजीज को इसकी जानकारी हो गई थी। उसने मकान बनवाने की बात कहते हुए उससे 5 लाख रुपए उधार मांगे। अजीज ने उससे वायदा किया कि जब उसे कहीं जमीन मिल जाएगी तब वह लौटा देगा। रविंद्र इनकार नहीं कर सका और 5 लाख रुपए उसे दे दिए। यह जून 2018 की बात है। इसी बीच अजीज के छोटे भाई नफीस की शादी पक्की हो गई थी। शादी 17 फरवरी 2019 को होनी तय हुई। अजीज की मंशा थी कि शादी से पहले घर बनवाया जाए ताकि नई दुल्हन आराम से रह सके। रविंद्र से लिए 5 लाख रुपए थे ही। अजीज को 5 लाख रुपए दिए हुए धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। रुपए लेने के बाद अजीज ने डकार तक नहीं ली। वह चुप्पी साध कर बैठ गया। फिर क्या था? रविंद्र ने रुपए वापस करने के लिए अजीज से तगादा करना शुरू कर दिया। रुपए को लेकर दोनों के संबंधों में दरार आ गई। इसी बीच नफीस की शादी भी कैंसिल हो गई। भाई की शादी टूट जाने और रविंद्र के बार बार तगादा करने से अजीज रविंद्र से चिढ़ गया। वैसे भी लौटाने के लिए उसके पास रुपए नहीं थे। वह सब मकान बनवाने में खर्च हो गए थे। अब वह रुपए लौटाता तो कहां से? उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अजीज की नीयत में खोट आ गई थी। वह रविंद्र के रुपए हड़पना चाहता था। उधर रविंद्र और उसकी पत्नी संगम के बार बार के तगादे से अजीज परेशान हो गया था। उसने उसे कई बार समय दिया लेकिन रुपए नहीं लौटा सका। परेशानी की इस हालत में अजीज के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों न रविंद्र को ही रास्ते से हटा दिया जाए। न वह जिंदा रहेगा और न रुपए के लिए बार बार तगादा करेगा। गुलाम सरवर तांत्रिक अजीज का परम भक्त था, जो कुशीनगर जिले के पडरौना के गायत्री नगर में रहता था। वह बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित एक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से BMS की पढ़ाई कर रहा था। तीसरे सेमेस्टर में 2 बार फेल होने के कारण वह पढ़ाई छोड़कर महाराजगंज में जनसेवा नामक हॉस्पिटल चलाने लगा था। रोजी रोटी के लिए गुलाम सरवर बिल्डिंग का काम करता था। परेशान अजीज ने गुलाम सरवर के सामने अपना दुखड़ा रोया और रविंद्र को रास्ते से हटाने में उससे मदद मांगी तो वह बिना सोचे समझे अजीज का साथ देने के लिए तैयार हो गया। सरवर के साथ आ जाने के बाद उसने छोटे भाई नफीस को भी साथ मिला लिया। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि रुपए लौटाने के बहाने रविंद्र को घर बुलाएंगे और उसका काम तमाम करके लाश को कहीं ठिकाने लगा देंगे। इस बीच नफीस और गुलाम सरवर स्थान की भी रेकी कराए। गुलाम सरवर पडरौना से सर्जिकल ब्लेड और ग्लव्स खरीद लाया। सब कुछ तय योजना के मुताबिक चल रहा था। योजना के मुताबिक 6 मार्च 2019 को अजीज ने रविंद्र को फोन कर कहा कि तुम 7 मार्च 2019 को घर आकर रकम ले जाओ। गुलाम सरवर और नफीस 7 मार्च की सुबह ही अजीज के घर आ गए थे। पिछली रात नफीस पडरौना स्थित गुलाम सरवर के घर रुक गया था। दोपहर में सरवर व नफीस कार से 8 किलोमीटर दूर सहजनवा के भक्सा गांव गए। उन्हें वारदात को अंजाम देना था। रेकी करने के बाद दोनों वापस आए। शाम 4 बजे अजीज ने रविंद्र को फोन करके पूछा कि कब तक आ रहे हो। रविंद्र ने कुछ समय बाद पहुंचने को कहा। फिर रविंद्र ने उसी समय पत्नी संगम को फोन किया कि तुम तैयार हो जाओ, पैसे लेने अजीज के यहां पहुंचना है। संगम को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी जाना था, सो वह तैयार हो गई। संगम तैयार होकर कैंट इलाके के रुस्तमपुर पहुंची। तब तक रविंद्र भी बुलेट मोटरसाइकिल से सहजनवा की सरैया साइट से वहां पहुंच गया। पत्नी संगम को साथ लेकर रविंद्र शाम 5 बजे अजीज के घर डोहरिया पहुंच गया। रविंद्र के साथ उसकी पत्नी संगम को देखकर तीनों चौंक गए। अजीज ने मन ही मन सोचा कि शिकार तो एक होना था, यहां तो दोनों ही शिकार होने चले आए। फिर क्या था? अजीज दोनों से कुछ देर इधर उधर की बातें करता रहा। तब तक नफीस दोनों की खातिरदारी के लिए प्लेट में नाश्ता और पीने के लिए पानी ले आया। अजीज ने पानी में पहले ही नशीली गोली डाल दी थी। वही पानी नफीस ने दोनों को पिला दिया। पानी पीने के कुछ देर बाद दोनों अचेत हो गए। दोनों के बेहोश होने के बाद नफीस और गुलाम सरवर लाल रंग की मारुति कार में डालकर उन्हें सहजनवा के भक्सा गांव ले गए। कार से काजीपुर डोहरिया से भक्सा पहुंचने में उन्हें करीब 1.5 घंटा लगा। कार खुद गुलाम सरवर चला रहा था। उस समय रात के 10 बज रहे थे। कार उन्होंने गांव के बाहर खड़ी कर दी। नफीस और सरवर ने कार से रविंद्र और संगम को बारी बारी से बाहर निकाला
और खेत में ले जाकर लेटा दिया। सरवर ने हाथों में ग्लव्स पहने और सर्जिकल ब्लेड से रविंद्र की गला रेत कर हत्या कर दी। इत्तफाक से उसी समय संगम को होश आ गया और उसने पति की हत्या होते देख ली। वह लड़खड़ाती हुई वहां से भागी, लेकिन उनके हाथों से नहीं बच सकी। करीब 200 मीटर दूर दौड़ाकर उसकी भी उसी ब्लेड से हत्या कर दी गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए सर्जिकल ब्लेड और ग्लव्स उन्होंने घटनास्थल पर ही छोड़ दिए। रविंद्र की मोटरसाइकिल और दोनों मोबाइल फोन लेकर वे वहां से चले गए। रास्ते में राप्ती नदी थी। अजीज ने दोनों मोबाइल फोन नदी में फेंक दिए और घर जाकर आराम से सो गया। अगले दिन नफीस और सरवर पडरौना चले गए। नफीस पडरौना से फरार हो गया। कथा लिखे जाने तक वह गिरफ्तार नहीं हुआ था। आरोपी अजीज और गुलाम सरवर जेल में बंद हैं। पुलिस ने रविंद्र की बुलेट मोटरसाइकिल बरामद कर ली थी। नदी में फेंके जाने से मोबाइल बरामद नहीं हो सके। तांत्रिक का नाम था तो अजीज, लेकिन वह किसी का भी अजीज नहीं हुआ। यह कहानी बताने के पीछे हमारा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना या परेशान करना नहीं है। कहानी में सरिता नाम बदला हुआ है। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह की कहानियों के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें व Facebook को फॉलो करें। धन्यवाद।